पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अमृत का फोन रिंग करने लगता है। उसने कॉल अटेंड किया तो सामने से डेविड बोला केस में बहुत लोचा है बॉस। ऑफिस आ जाओ, तुम्हारी बीवी की सारी जन्म कुंडली खोलता हूँ। अमृत डेविड की बात सुन हैरानी से बोला तुम बरेली से वापस आ गए। डेविड अमृत की बात पर चिढ़ते हुए बोला मेरे कनेक्शन है, इतना नल्ला नहीं बैठा हूं मैं। आना है तो आ जाओ, नहीं आना है तो भाड़ में जाओ। इतना कहकर डेविड कॉल कट कर देता है। अमृत मुंह बनाते हुए अपने फोन को देखता है और वैशाली के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। इधर सुधांशु का क्लासरूम। सुधांशु का आज बर्थडे था, इस बारे में पूरे क्लास को ही पता चल गया था, क्योंकि विप्लव ने सबको अनाउंस करके कहा था कि विप्लव की तरफ से उसके दोस्त के बर्थडे की खुशी में कैंटीन में वो सबको लंच करवाएगा। सभी लोग आकर सुधांशु को बर्थडे विश कर रहे थे। नित्या सुधांशु को विश करती है, जिस पर सुधांशु उसे सिर्फ थैंक यू में रिप्लाई करता है। तभी अनमोल उनकी क्लास लेने के लिए वहां आ जाता है और उन सबको देखते हुए कहता है टीचर के ना रहने पर स्टूडेंट्स रिवीजन करते हैं, बकवास नहीं। रिया अनमोल की बात पर बोली लेकिन सर। अनमोल रिया की बात को बीच में काटकर बोला मिस लूथरा, मैंने आपको नहीं कहा, अपने काम से काम रखिए। इतना कहकर अनमोल पलटकर बोर्ड की तरफ देखता है जहां पर सुधांशु के बर्थडे ब्लेसिंग्स दिए गए थे। अनमोल रिया को घूरते हुए बोला क्लियर द होल बोर्ड। रिया अनमोल की बात सुन मुंह बनाते हुए बोली लेकिन। अनमोल अपना हाथ टेबल पर मारकर गुस्से से बोला मैंने कहा पूरे बोर्ड को साफ करो, अदरवाइज मैं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दूंगा। रिया अनमोल की तरफ घूर कर देखती है और उठकर उसकी तरफ जाने लगती है कि उसका पैर सामने कारपेट में उलझ जाता है और वो अनमोल के ऊपर ही गिर जाती है। वो जितने भी स्टूडेंट थे सभी हैरानी से उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। बीच में डेस्क होने के कारण स्टूडेंट्स अनमोल और रिया को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन रिया की हालत बहुत खराब थी क्योंकि वो अनमोल के ऊपर गिरी थी और उन दोनों के होंठ आपस में टच हो गए थे। अनमोल बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और रिया को खुद से दूर धकेल गुस्से से कहता है तमीज है नहीं क्या, चलने की भी तमीज नहीं है। इतना कहते हुए अनमोल उठकर खड़ा हो जाता है। रिया मुंह बनाते हुए उठने लगती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पैर में मोच आ गई है। अनमोल 2 मिनट रिया को देखने के बाद उसे अपनी गोद में उठाकर जिया से बोला जिया डिस्पेंसरी लेकर जा रहा हूं, मेरे आने तक बोर्ड साफ होना चाहिए। जिया अनमोल की बात पर नफरत भरी नजर से रिया को घूरने के बाद अपना सिर हिला देती है। अनमोल रिया को लेकर डिस्पेंसरी की तरफ चला जाता है। विप्लव सुधांशु की तरफ देखते हुए हैरानी से बोला सिद्धू तुम्हें क्या लगता है, क्या ये अकड़ू प्रोफेसर रिया को लाइक करता है? सुधांशु विप्लव की बात पर उसे घूरते हुए बोला अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा मत चलाओ और चलो, रिया को कहीं ज्यादा लगी तो नहीं। इतना कहकर सुधांशु क्लास से निकलकर डिस्पेंसरी की तरफ निकल जाता है। विप्लव भी अपना सिर खुजाते हुए उसके पीछे पीछे चला जाता है। अनमोल अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा डॉक्टर को रिया के पैर चेक करते हुए देख रहा था। डॉक्टर जेनी अनमोल की तरफ देखते हुए बोला मिस्टर भारद्वाज, आपकी स्टूडेंट बिल्कुल ठीक है, बस पैर में हल्की सी मोच है। अनमोल रिया को एक नज़र घूरने के बाद डॉक्टर जेनी से बोला विटामिन सी की गोलियां दीजिए इसे, ताकि बहाने बनाने बदतमीजी करने के वक्त जुबान जितनी तेज चलती है उतना ही तेज दिमाग और हाथ पैर चल सके। रिया अनमोल की बात सुन मुंह बनाते हुए बोली बात बात पर बहस आप करते हो, मैं नहीं, पता नहीं आपको मुझसे क्या दिक्कत है, पहले ही मुलाकात से मेरे साथ जानवरों की तरह व्यवहार करते हो। अनमोल अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला सीरियसली, लेकिन जानवरों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी नज़र में तुम जानवरों से भी ज्यादा गई गुजरी हो। रिया डॉक्टर जेनी की तरफ देखते हुए बोली अगर आपके पास किसी को गूंगे करने की दवाई हो तो इन्हीं को खिलाए, जब भी कुछ बोलेंगे दिमाग की ऐसी की तैसी कर देंगे। तभी वहां पर सुधांशु और विप्लव भी आ जाते हैं। विप्लव जल्दी से रिया के पास जाकर कहता है तू ठीक है ना मोटी, तेरे हाथ पर तो इतने मजबूत है, मोच कैसे आ गया तुझे? रिया विप्लव को मारते हुए बोली तुम बिन डोर के पतंग, गिर कर देखो कहीं पर, तब पता चलेगा मोच कैसे आती है। सुधांशु उन दोनों की तरफ देखकर अपना सिर हिला देता है और अनमोल से कहता है थैंक यू सर, रिया की मदद करने के लिए। अनमोल सुधांशु की बात पर बोला वो बिल्कुल ठीक है, तुम लोग क्लास चलो, यहाँ पर कुछ देर आराम करेगी फिर सीधा घर जाएगी। रिया अनमोल की तरफ अपनी आंखें बड़ी करके देखते हुए बोली रिश्ते में आप मेरे पापा लगते हो या फिर मेरे भैया जो मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो? अनमोल रिया की बात सुन अपने दांत पीसकर बोला तुम उन दोनों कैरेक्टर में मेरी जिंदगी में एक से सेट नहीं करती, इसलिए बेवजह मुझसे रिश्ते जोड़ना बंद करो। रिया अनमोल की बात सुन मुंह बनाते हुए बोली हाँ तो आप जाए ना, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए, मैं यहाँ पर कुछ देर आराम करूंगी, फिर मुझे जो करना है मैं करती रहूंगी।
विप्लव अनमोल की तरफ देखते हुए क्यूट सा चेहरा बनाकर बोला, सर मैं यहाँ अपनी रिया के साथ रुकना चाहता हूँ, उसे अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो। अनमोल विप्लव को घूर कर देखने के बाद बिना कुछ कहे डिस्पेंसरी से बाहर चला जाता है। सुधांशु विप्लव को रिया का ख्याल रखने का कहकर अनमोल के पीछे क्लासरूम की तरफ चला जाता है। विप्लव डॉक्टर जैनी की तरफ देखता है, जो कि अपनी बाकी के काम में लग चुकी थी। विप्लव डॉक्टर जाने को एक नज़र देखने के बाद रिया की तरफ देखते हुए एक्साइटमेंट में बोला, मुझे लगता है कि खड़ूस प्रोफेसर तुझे लाइक करते हैं। वाह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम दोनों के कॉलेज रोमांस को देखने के लिए। मेरी सारी फिक्र खत्म, तेरा सिंगलपन खत्म। इतना कहते हुए विप्लव खुश होने लगता है। रिया उसके कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ मारकर गुस्से से कहती है, एक रपटा और लगाऊंगी ना तो तू भी खत्म हो जाएगा। उस नालायक बिन दिमाग खड़ूस अंकल के साथ तुझे मेरा कॉलेज रोमांस देखना है? तेरी आंखों में फफूंद लगे हैं क्या? हम दोनों की दुश्मनी तुझे दिखती नहीं है? विप्लव अपने सिर को सहलाते हुए मुंह बनाकर बोला, हाँ तो सब लोगों ने देखा, उन्होंने तुझे कितने प्यार से अपनी बाहों में उठाया। रिया विप्लव के कॉलर को पकड़कर बोली, सुन वापी, मुझे दुनिया के बड़े से बड़े प्लेबॉय से मिलवा दे, लेकिन इस खड़ूस प्रोफेसर को मैं 0 बार भी मौका नहीं देने वाली। अगर ये दुनिया का आखिरी मर्द बचा ना, तब भी मैं इसे मौका नहीं दूंगी। विप्लव रिया से अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोला, हाँ मेरी झांसी की रानी, मत देना मौका। लेकिन मुझे क्यों पंचिंग बैग समझकर कूट रही है? रिया इरिटेट होकर बोली, यार मुझे बहुत बड़ा वाला गुस्सा आ रहा है। विप्लव कंफ्यूजन में रिया को देखते हुए बोला, गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्यों? रिया विप्लव को 2 मिनट देखने के बाद मन में बोली, अगर मैंने इसे बताया कि एक्सीडेंटली मैंने उस प्रोफेसर को किस कर लिया है, तो ये मेरी शादी ही करवा देगा उसके साथ। बेहतर होगा रिया अपना मुंह बंद करके रख और इस वापी नाम के चुगलखोर आदमी को कुछ मत बता। विप्लव रिया के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशंस को देखते हुए बोला, क्या सोच रही है? कुछ छुपा रही है क्या? हाँ तो झूठ बोले कौवा काटे, तो चल जल्दी जल्दी सच सच बता। रिया अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, प्रोफेसर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है ना, तू जा यहाँ से, लंच के ब्रेक में मेरे लिए कुछ खाने को ले आना, फिर हम लोग शॉपिंग पर चले गए। विप्लव रिया के बगल वाले बिस्तर पर लेटते हुए बोला, क्यों मुझे भी आराम करना है? इसीलिए तो उस खड़ूस प्रोफेसर के लेक्चर से बचने के लिए तेरा बहाना दिया। अब चुपचाप सो जा। रिया विप्लव की बात सुनकर मुंह बनाती है और दोनों ही सो जाते हैं। शाम का वक्त, अवस्थी हाउस। बर्थडे पार्टी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। सोना और वैशाली दोपहर को ही अवस्थी हाउस आ चुकी थी। सुधांशु को आ जाने में जरा देरी हो गई थी। उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी, लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है, उसकी सारी थकावट मानो गायब हो जाती है। सोना सुधांशु के पास आ उसे गले लगाते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे सिद्धू। सुधांशु सोना को कसकर गले लगाकर बोला, थैंक यू सो मच दीदी, मुझे लगा अपने अकड़ू पति के चक्कर में इस बार आप मुझे बर्थडे विश भी नहीं करोगी। शेखर जी सुधांशु को आंखें दिखाते हुए बोले, सिद्धू वो तुम्हारे जीजा जी हैं, इस तरीके से तुम उनकी बुराई नहीं कर सकते। सम्राट अंदर आते हुए शेखर जी की बात पर बोला, इट्स ओके पापा, अगर मेरे साले को मेरी बुराई करके खुशी मिलती है तो कर सकते हैं, मैं तो नहीं सुन रहा ना। विप्लव सम्राट की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला, वैसे भाई आपकी बुराई तो कोई भी कर सकता है, आप किसी को कुछ नहीं कहते। सम्राट अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, और तुमने किसे मेरी बुराई करते हुए देखा है जो तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो? विप्लव वैशाली की तरफ इशारा कर अपने दांत दिखाकर बोला, वैशाली तो आपके साथ हमेशा बहस होती रहती है, लेकिन आप उसे कुछ भी नहीं कहते। सम्राट विप्लव की बात को इग्नोर करते हुए बोला, बच्ची समझकर उसे कुछ नहीं कहता, किसी दिन कान के नीचे 1-2 लगा दिए ना, जुबान नहीं खुलेगी। वैशाली सम्राट की बात सुन खिसियानी मुस्कान के साथ बोली, खुद की तारीफ करते हुए किसी को शर्म आए चाहे ना आए, लेकिन आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती, ये तो हमको अच्छे से पता था। सोना उन दोनों के बहस को शुरू होने से पहले ही खत्म करते हुए बोली, बस आप दोनों के वाद विवाद कंपटीशन के लिए ओबरॉय विला काफी है, यहाँ पर ये सब मत कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर मेरे भाई सिद्धू का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं, बहस का गेम खेलने नहीं, इसलिए अब कोई भी बहस नहीं करेगा। सम्राट सोना की बात सुनकर बोला, मुझे क्या कह रही हो? अपनी इस नकचुई मुंह बोली बहन को समझाओ। सोना सम्राट को आंखें दिखाने के बाद वैशाली से बोली, वैशाली तुम तो उन्हें जानती हो ना, तुम चुप रहो, उनकी जुबान का सटर कभी बंद नहीं हो सकता। वैशाली अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, आपने बिल्कुल सही कहा, का पता हमको मछली समझकर बागड़ बिल्ला पंजा मार दे, इसीलिए हम चुप ही रहते हैं।
सम्राट घूरकर वैशाली की तरफ देखता है तो विप्लव और रिया सुधांशु को एक बैग देते हुए कहते हैं, जाओ बदल कर आओ। सुधांशु शॉपिंग बैग को देखते हुए बोला, क्या ये मेरे लिए है? विप्लव चिढ़कर बोला, नहीं मेरे लिए है। अरे यार, तुम्हें दे रहे हैं तो तुम्हारे लिए ही होगा ना, जाओ चुपचाप बदल कर आओ, लड़कियों की तरह सवाल करना बंद करो। सुधांशु मुंह बनाते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। सोना किचन की तरफ चली जाती है। सम्राट उसके पीछे पीछे किचन में आकर उससे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, वैशाली मेरे साथ इतना बदतमीजी करती है और तुम उसे कुछ नहीं कहती, कैसी बीवी हो तुम। सोना अचानक सम्राट के ऐसा करने पर पहले घबरा जाती है, फिर सम्राट की शिकायत को सुनकर उसकी तरफ पलट उसे देखते हुए कहती है, आप भी तो कम नहीं है, बच्चों की तरह झगड़ा करने लगते हैं उससे, आपको मजा आता है क्या? सम्राट मुंह बनाते हुए बोला, हाँ तो मुझे किसी से हारना पसंद नहीं है। सोना सम्राट की बात पर बोली, अगर आपको किसी से हारना नहीं पसंद है तो आप ऐसे इंसान से झगड़ा करो ना जिससे आप जीत सको। वैशाली से बहस में कोई नहीं जीत सकता और शिकायत लेकर मेरे पास मत आया करो, आप वैशाली से ही निपटा करो। सम्राट सोना की बात सुन शिकायत करते हुए बोला, तुम बहुत बुरी बीवी हो, हमेशा उस बरेली वाली लड़की का साथ देती हो, वो एक नंबर की गुंडी है, उसके चलते तुमने मुझे छोड़ने की भी धमकी दी थी, तुम बहुत बुरी बीवी हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इतना कहकर सम्राट किचन से बाहर चला जाता है। सम्राट के इस बच्चे वाले नेचर को देखते हुए सोना एक गहरी सांस लेती है और आरती की थाली बनाकर किचन से बाहर आ जाती है। सुधांशु कुछ देर बाद फॉर्मल ड्रेसअप में रेडी होकर आता है। सुधांशु को इस रूप में देखकर शेखर जी की आंखें नम हो जाती हैं। सुधांशु एक अलग ही एटीट्यूड में चलते हुए सब लोगों के सामने आता है, जिस पर रिया खुश होकर सुधांशु को गले लगाते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे? विप्लव रिया को सुधांशु से दूर करके बोला, ए हट मोटी, क्यों अपने बोझ तले इस हैंडसम लड़के को दबाकर मारना चाहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? रिया विप्लव की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, जलनखोर कहीं का, निकल यहां से। सुधांशु रिया की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पैरों में मोच आए हैं ना, चुपचाप बैठो, मस्ती करना बंद करो। रिया सुधांशु की बात सुनकर एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाती है। सोना सुधांशु के पास आकर बोली, सिद्धू चलो केक कट करो। सुधांशु सोना की बात सुन केक के पास जाता है और सब लोगों की तरफ एक नजर देखने के बाद मुस्कुराते हुए कैंडल्स बुझाता है। सभी बर्थडे सॉन्ग प्ले करने लगते हैं। फिर सुधांशु केक कट करके सबसे पहले शिखर जी को खिलाता है, फिर नीरू, फिर सोना को। जब केक खिलाने की बारी सम्राट की आती है तब सुधांशु सम्राट से कहता है, आप केक खाओगे या फिर नहीं? सम्राट अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, क्यों, मैं नहीं खा सकता केक? सुधांशु हल्का मुस्कुरा कर बोला, आपकी जुबान से जितना कड़वापन निकलता है, मुझे लगा कहीं आपको डायबिटीज की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि मिठास तो अब आपके मुंह से निकलता ही नहीं है, इसलिए बस कंफर्म कर रहा था। इतना कहकर सुधांशु सम्राट को केक खिला देता है। सम्राट सुधांशु के आगे एक बैग रखकर बोला, इसमें तुम्हारे लिए नाइट सूट है, लास्ट टाइम से पहले जब मैं यहाँ आया था तो मेरी बीवी ने तुमसे उधार लिया था, मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ साले। सुधांशु सम्राट की बात सुन खुन्नस में बोला, क्या आपको और कुछ नहीं मिला मुझे देने के लिए? सम्राट सुधांशु के कंधे पर थपथपाकर बोला, 21 साल के हो गए हो, क्या तुम्हें बीवी चाहिए? सुधांशु सम्राट के हाथ को अपने कंधे से हटाकर बोला, पहले ही मेरी जिंदगी में बहुत कुछ वाह आपने कर दिया है, और करके मुझ पर उपकार मत कीजिए। सम्राट सुधांशु की बात पर बस मुस्कुरा देता है। सुधांशु, विप्लव, रिया और वैशाली को केक खिलाने के बाद एक प्लेट में ढेर सारा केक के पीस लाकर अदिति के सामने रखते हुए बोला, आदू तुम्हारे लिए, लेकिन आराम से खाना। अदिति सुधांशु के आगे एक बॉक्स रखकर बोली, फ्री में नहीं खाऊंगी, आपके लिए तोहफे लिए हैं मैंने। सुधांशु एक नज़र तोहफे को देखने के बाद अदिति के चेहरे को देखते हुए बोला, तुम किसी से झगड़ा हो रही थी क्या? तुम्हारे चेहरे पर यह निशान कैसा है? सुधांशु की बात सुनकर सोना अदिति के पास आकर उसके चेहरे को देखते हुए बोली, अदिति तुम किसी से झगड़ा हो रही थी? तुम्हें चोट कैसे आए हैं? यहाँ पर शोभित भाई नहीं है वरना तुम्हारी अच्छे से क्लास लेते वो। सम्राट अदिति को देखते हुए बोला, आफत की पुलिया किसके साथ दो दो हाथ होकर आए हो, हार कर तो नहीं आए ना? सोना सम्राट को आंखें दिखाते हुए बोली, ये यहाँ पर झगड़ा होकर आई है और आपको हार जीत की पड़ी हुई है, क्या सच में? सम्राट अकड़ कर बोला, हाँ तो मेरी भी एक रेपुटेशन है, अदिति के नाम के पीछे मेरा नाम भी जुड़ा हुआ है, अगर वो हारती है मतलब मेरी भी हार हुई, इसीलिए मैंने बस पूछा। सम्राट के लॉजिक को सुनकर सभी लोग निराशा से अपनी गर्दन हिला देते हैं।
विप्लव अदिति के पास आकर बोला, बनी क्लास के बीच में मैं और रिया शॉपिंग पर चले गए थे, इस बीच कॉलेज में कुछ हुआ था क्या? शोभित अंदर आते हुए बोला, उससे क्या सवाल पूछ रहे हो? मैं जवाब देता हूँ, मैडम किसके साथ झगड़ा होकर आई है? अदिति कसकर सोना के हाथ को पकड़ लेती है। सोना अदिति के हाथ पर सहलाते हुए उसे कंसोल करती है कि शोभित उसे कुछ नहीं कहेगा, तब जाकर अदिति थोड़ी शांत होती है। सम्राट शोभित की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? शोभित अपना फोन निकालकर सम्राट के सामने रखते हुए बोला, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आज बॉक्सिंग कंपटीशन हो रहा था, शायद वहां की कुछ स्टूडेंट इलीगल फाइटिंग कॉलेज में ही चलाते हैं। मैडम भी गई थी वहां देखने, जहां पर पैसे का चस्का लग गया और दो हाथ हो गई। सभी लोग आंखें फाड़कर अदिति की तरफ देखने लगते हैं। अदिति मासूम बकरे के बच्ची की तरह अपना सिर झुकाकर उनकी बातें सुनने लगती है। शोभित की बातों को सुनते हुए सम्राट शोभित के हाथ से फोन ले लेता है। शोभित अदिति के पास जा उसके चेहरे को पकड़ ऊपर करके बोला, तुमसे कहा था ना मैंने, किसी भी तरीके की दिक्कत में मत पड़ना, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझसे मांगना। तो तुमने क्या सोचकर इलीगल फाइटिंग करने की कोशिश की, बताओ मुझे। ये कहते हुए शोभित हल्का सा चिल्लाता है। शेखर जी शोभित की तरफ देखते हुए बोले, बेटा पहले उसकी बात तो सुन लो। हाँ थोड़ा रिस्की काम था, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ इच्छा होगी। शेखर जी की बात पर शोभित अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अदिति से बोला, मिस अदिति बंसल कुछ कहने की कोशिश करेगी आप, या फिर मुंह में दही जमा रखा है? अदिति धीरे धीरे सुबकने लगती है। विप्लव शोभित को अदिति से दूर करते हुए बोला, भाई आप बनी को डरा रहे हो, प्यार से पूछो ना बताएगी वो। इतना कहकर विप्लव अदिति के पास घुटनों के बल बैठकर बोला, बनी अपने वापी को बताओ, तुमने इलीगल फाइटिंग क्यों की? अदिति विप्लव के सवाल पर अपनी भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरे क्लास के सभी लोग फाइटिंग देखने जा रहे थे, मैं भी चली गई और वहां पर 20,000 पैसे मिल रहे थे फाइटिंग के, और मुझे भी सिद्धू के लिए तोहफे लेने थे, इसीलिए मैंने भी पार्टिसिपेट कर लिया। शोभित अदिति के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करके बोला, और तुम्हें फाइटिंग कहाँ से आता है, और इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना शातिर इंसान? उसने सम्राट की तरफ देखते हुए कहता है, भाई मुझे जरूरी काम से 3 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जाना है, आप अदिति का ख्याल रखना। इतना कहकर शोभित बिना किसी से और कुछ कहे वहां से चला जाता है। सम्राट शोभित के जाने के बाद अदिति से बोला, तुमसे घर चलकर बात करूंगा, रोना बंद करो। वैशाली माहौल को ठंडा करते हुए बोली, अरे यार इतने अच्छे माहौल में काहे सब लोग रोना गाना कर रहे हो, चलो हम तो कहते हैं डांस वांस करो, ठुमके सुमके लगाओ। वैशाली की बात सुन सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और मुस्कुराते हुए लंच के लिए चले जाते हैं। फलक कुछ दिनों से अपने काम के सिलसिले में मुंबई से बाहर गई हुई थी, जिस कारण वो सुधांशु के बर्थडे में शामिल नहीं हो पाई थी। रात का समय है, सब ओबरॉय विला वापस आ चुके थे। अमृत का कमरा। वैशाली अदिति को सुलाकर जब कमरे में आती है तो देखती है अमृत लैपटॉप के सामने बैठा लगातार स्क्रीन को घूरे जा रहा था। उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थी। वैशाली ड्रेसिंग के पास जाकर अपने गहने उतारते हुए बोली, अरे तुमने तो कहा था तुमको रात हो जाएगा आने में, तुम तो काफी जल्दी आ गए। अमृत बिना वैशाली की तरफ देखे बोला, क्यों, क्या मैं समय से पहले घर भी नहीं आ सकता? वैशाली मिरर में अमृत को देखते हुए बोली, कैसी बातें करते हो तुम, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा घर है, तुम्हारा कमरा है, तुम जब चाहे तब आ सकते हो। अमृत अपनी नजरें उठा वैशाली को देखते हुए बोला, क्या सिर्फ कमरे और घर में मेरा हक है, यहाँ रहने वाले लोगों पर नहीं है? वैशाली अपने सारे गहने उतार अमृत की तरफ पलटकर बोली, हमने ऐसा कब कहा? हक होने और ना होने का मतलब तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसके ऊपर हक जताना चाहते हो। अमृत लैपटॉप बंद कर सोफे से खड़ा हो वैशाली की तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, तुम पर हक जताना चाहता हूं तो तुम मौका क्यों नहीं देती मुझे? ये कहते हुए अमृत वैशाली के बेहद नजदीक आ जाता है। वैशाली अमृत से दूर हो उसे घूरते हुए बोली, तुम दारू पी कर आए हो, तुमने दारू पिया है? अमृत वैशाली के हाथ को पकड़ अपने पास खींचकर बोला, हाँ मैं पीकर आया हूं। तो वैशाली अमृत को खुद से दूर करते हुए बोली, तो दूर रहो हमसे, हम नशेड़ी लोगों के मुंह लगना पसंद नहीं करते। अमृत वैशाली को मजबूती से पकड़कर अपने पास खींचकर उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करते हुए बोला, क्यों, पति हूं तुम्हारा, मेरा हक है तुम पर। वैशाली अमृत के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे धकेलने की कोशिश करते हुए बोली, तुम होश में नहीं हो, हम कह रहे हैं ना अमृत, दूर रहो हमसे। अमृत वैशाली को कसकर पकड़ अपने पास खींचता है तो वैशाली अपना पूरा जोर देकर अमृत को खुद से दूर धकेल गुस्से से कहती है, पागल हो गए हो तुम, होश में नहीं हो तुम।
अमृत गुस्से में चिल्लाकर बोला, अरे होश में तो अब आया हूं मैं, झूठी मक्कार औरत, मुझे लगा था तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए मुझे खुद के पास नहीं आने देती, लेकिन मुझे क्या पता तुम तो मुझे ही धोखा दे रही थी। किसके साथ मिलकर? उस वीर के साथ मिलकर। अमृत की बात सुनकर वैशाली का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और वह हैरानी से अमृत की तरफ देखने लगती है। अमृत की बात सुनकर वैशाली फटी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमृत आखिर कहना क्या चाहता है। अमृत वैशाली के एक्सप्रेशंस को देखते हुए गुस्से से बोला, इतनी इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही हो तुम, जाहिल औरत, मेरे करीब आने से तुम्हें खुद में घिन आती है। वैशाली अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। अमृत वैशाली को धक्का देते हुए बोला, मुझसे क्या सवाल कर रही हो, जाकर अपने यार से पूछो, धोखेबाज फरेबी, तुम जैसी लड़की को प्यार तो क्या किसी की हमदर्दी भी नसीब नहीं होनी चाहिए। वैशाली अमृत के पास जाने की कोशिश करते हुए बोली, हमने किया क्या है? अमृत वैशाली को खुद से दूर करते हुए बोला, घिन आती है मुझे तुमसे, चली जाओ मेरी जिंदगी से, तुम जैसे लोगों से मुझे नफरत है, जो अपनी असलियत छुपाकर दूसरों की फीलिंग से खेलते हैं। वैशाली की आंखों में नमी तैर जाती है और वो अमृत की तरफ देखते हुए कहती है, पहले हमारी गलती तो बता दो। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, वैशाली मित्तल। वैशाली को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी गिरा दिया हो, उसका चेहरा सफेद पड़ने लगता है। अमृत वैशाली के एक्सप्रेशंस को देखते हुए उसके गर्दन को मजबूती से पकड़कर बोला, क्या सोचकर इस घर में आए हो, क्यों आए मेरी जिंदगी में, तुम्हारा प्लान क्या है? वैशाली बिना किसी भाव के अमृत को देखते हुए बोली, बर्बादी, इंद्र मित्तल की बर्बादी। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, तो मेरी जिंदगी में क्यों आए? वैशाली अमृत को खुद से दूर कर बिस्तर पर आराम से बैठ जाती है। अमृत वैशाली को घूरने लगता है। वैशाली अपनी मुट्ठी बनाकर बोली, हम इंद्र मित्तल की नाजायज औलाद है। अमृत वैशाली की बात पर बोला, मुझे पता है तुम्हारे मुंह से आगे की असलियत सुननी है, क्यों आए मेरी जिंदगी में, तुम्हारा प्लान क्या है? वैशाली अपनी आंखों में नमी लिए बोली, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारी अम्मा की भी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। अमृत वैशाली के आगे कुर्सी लाकर बैठते हुए बोला, रोना बंद करो, बताओ मुझे। वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए बोली, जब पैदा हुए तब सब कुछ ठीक था, धीरे धीरे बड़े होने लगे तब समझ आया कि हम जहाँ रहते हैं वो जगह कैसी है। इतना कहते हुए वैशाली की आंखों से आंसू आने लगते हैं। अमृत बिना किसी भाव के वैशाली को देखते हुए बोला, आगे बोलोगी? वैशाली रोते हुए आगे बोली, हमारा जन्म भले ही एक आलीशान घर में हुआ था, लेकिन बड़े होते हुए हम एक कोठे में आ गए। मेरी अम्मा का नाम शैली मिश्रा था। अम्मा बताती थी उन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन रागिनी दीवान के पास पैसा ज्यादा था, इसलिए हमारी अम्मा की जगह इंद्र मित्तल ने रागिनी दीवान से शादी की। जब हमारी अम्मा को इस बारे में पता चला तब उन्होंने उनसे सवाल किया, तब इंद्र मित्तल ने हमारी माँ को एक बार फिर धोखा दिया और उन्हें कोठी में ले जाकर बेच दिया। तब हम उनके पेट में थे। ये कहते हुए वैशाली काफी पैनिक होने लगती है। अमृत पानी का गिलास वैशाली को देते हुए बोला, पानी पियो और आगे बताओ। वैशाली अपनी आंखों में नमी ली आगे बोली, 12 साल के थे जब इंद्र मित्तल एक बार फिर वहां आया, हमारी अम्मा को लेने आया था। हमारी अम्मा इतने सालों तक कोठे वाली रहने के बाद इज्जत की जिंदगी जीने के लिए इंद्र मित्तल के साथ जाने को तैयार हो गई, लेकिन असली खेल तो बाकी था। जब उसने बताया कि वो सिर्फ हमारी अम्मा को लेने आया है, काहे कि रागिनी दीवान की तबीयत बहुत खराब है और वो चाहता है कि उसकी बेटी की देखभाल हमारी अम्मा करें, और उसने हमको ये कहकर ले जाने से मना कर दिया कि हम उसकी औलाद नहीं हो सकते। हमारी अम्मा ने साफ कह दिया कि वो हमको छोड़कर नहीं जाएगी। तब इंद्र मित्तल ने हमारी आंखों के सामने हमारी अम्मा को बहुत मारा, इतना कि हमारी अम्मा एक हफ्ते तक अस्पताल में थी। इतना कहकर वैशाली जोर जोर से रोने लगती है। अब उसके अंदर आगे कहने की क्षमता नहीं थी, लेकिन इतने वक्त से अपने अंदर दबे राज को अमृत के साथ शेयर करते हुए उसे काफी हल्का महसूस हो रहा था। अमृत आगे बढ़कर वैशाली को कसकर गले लगा लेता है तो वैशाली उसे गले लगाकर रोने लगती है। काफी देर तक रोने के बाद वैशाली अमृत से दूर होकर अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, हम पूरी बात बताते हैं ना तुमको, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अमृत वैशाली को पानी पिलाते हुए बोला, पहले पानी पियो। वैशाली अमृत के हाथ को दूर करते हुए बोली, हम बता रहे हैं ना तुमको, हम झूठे मक्कार नहीं है, ना धोखेबाज नहीं है, हम पूरी बात बताते हैं तुमको। ये कहते हुए वैशाली सिसक रही थी। वैशाली अमृत के हाथ को कसकर पकड़ आगे बोली, हम पढ़ने लिखने में अच्छे थे तो हमारी अम्मा ने उस कोठे की मालकिन जिसे सब मैडम कहते थे उससे बात की। पहले तो वो मानी नहीं,
लेकिन बाद में हमारी अम्मा को बार बार कहने पर उसने हमको पढ़ाई के लिए इजाज़त दे दी। हम धीरे धीरे बड़े होने लगे तो वहाँ आने वाले मर्दों की नज़र हम पर जाने लगी, जिसे अम्मा साफ महसूस कर सकती थी। इसीलिए वो हमको कमरे में बंद करके रखती थी। लेकिन जब हम 17 साल के थे तब एक बहुत अमीर आदमी आया, उसकी नज़र हम पर जा चुकी थी। उसने हमें एक रात के लिए खरीदने की कोशिश की। मैडम को कोई एतराज नहीं था, लेकिन अम्मा ने उन लोगों को बहुत रोका। हमको तैयार किया गया और हमें उस आदमी के सामने पेश कर दिया। हमको कुछ समझ नहीं आया हम क्या करें, और पहली बार हमने किसी को मारा था, जिसके चलते मैडम ने हमको बहुत मारा। काहे कि वो आदमी अक्सर वहां आता जाता रहता था। 19 साल के हुए जब अम्मा हमको छोड़कर चली गई, तब हम पूरी तरीके से अकेले हो गए। हमको बचाने वाला कोई नहीं था। इंद्र मित्तल को बताया गया, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, एक कोठेवाली का नाम उसके साथ जोड़कर उसकी इज्जत काहे नीलाम कर रहे हैं। हम जैसे तैसे लड़ झगड़ कर अपनी अम्मा की अस्थियों को लेकर बनारस पहुंच गए। हमारे पीछे मैडम ने बहुत सारे लोग लगा दिए थे। जहां पर हम देवराज मामा से मिले, वो हमरे मामा नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। वीर हमरे भाई जैसा है। धीरे धीरे समय बीत गया, लेकिन हमारे अंदर जल रही इंद्र मित्तल के लिए नफरत याद नहीं भूंजी। लेकिन तुमसे मिलना इत्तेफाक था, कोई मिलीभगत नहीं थी। इतना कहकर वैशाली चुप हो गई, लेकिन वो अभी भी सिसक रही थी। अमृत वैशाली के चेहरे को पढ़कर ऊपर करता है। वैशाली अपनी नजरें उठाकर अमृत को देखती है। अमृत की आंखों में नमी थी। वैशाली फिर से रोते हुए बोली, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहा है हमने कि किसी के ऊपर अब यकीन करने का मन नहीं करता। हम झूठ नहीं बोलते, वीर हमारा भाई है। अमृत वैशाली के माथे पर चूम कर बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एंड आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें इतना सुनाया। जो लड़की मुझे मारती पिटती है, वो किसी और आदमी को कैसे खुद को करीब आने देगी, और मुझे सब कुछ आज सुबह ही पता चल गया। वैशाली अमृत को धक्का देती है तो अमृत बिस्तर से नीचे गिर जाता है और अपनी कमर को सहलाते हुए कहता है, पागल औरत, मारने का इरादा है क्या? वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, बकलोल आदमी, हमको इतना रुलाया सिर्फ हमरे मुंह से हमरे बारे में जानने के लिए। पागल हो गए हो का तुम? अमृत वैशाली के पैर को पकड़कर खींचता है तो वैशाली औंधे मुंह उसके ऊपर जा गिरती है। अमृत अपने कमर को पकड़कर इस पर चिल्लाते हुए बोला, हाय राम, मुझे इस मोटी ने मार डाला। वैशाली अमृत के ऊपर उसके कमर पर बैठकर अमृत के कॉलर को पकड़कर बोली, हम बता रहे हैं तुमको, दोबारा कभी हमको पैनिक अटैक देने की कोशिश मत करना, वरना हम तुमको जान से मार देंगे। अमृत वैशाली के कमर को पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम रोते हुए बिल्कुल खरगोश की बच्ची लगती हो जिसकी नाक बहती रहती है। वैशाली अमृत की बात सुन मुंह बनाते हुए बोली, हम पहले से बर्थडे के कारण थक गए थे और तुम्हारे इस तरीके से रुलाने की वजह से हमको और ज्यादा थकावट महसूस हो रही है। हम जा रहे हैं सोने, छोड़ो हमको। इतना कहकर वैशाली उठकर खड़ी हो जाती है और अमृत भी उठकर खड़ा हो जाता है। वैशाली अमृत को घूरने के बाद जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। अमृत वैशाली के एटीट्यूड पर बोला, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। अमृत की बात सुन वैशाली पलटकर उसे देखते हुए बोली, लगता है तुमको सच में अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, या फिर हमसे तलाक लेकर अपनी महबूबा से शादी करना चाहते हो। अमृत वैशाली की बात पर बोला, अगर तुम मुझसे इज्जत से बात नहीं करोगी तो मैं सच में तुमसे तलाक ले लूंगा। वैशाली अमृत की बात पर उसे घूरते हुए बोली, तुम क्या चाहते हो, रोज सुबह शाम उठकर तुम्हारी आरती करें, तब जाकर तुम्हारी हम इज्जत करेंगे। अमृत वैशाली के पास प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, तुम किसी और तरीके से भी मुझसे प्यार कर सकती हो। वैशाली अमृत की बात सुनकर बोली, का है? अमृत मुंह बनाते हुए बोला, तुमसे कुछ कहना ही बेकार है, सो जाओ, गुड नाइट। पूरा नशा उतार दिया मेरा। इतना कहकर अमृत औंधे मुंह बिस्तर पर जाकर सो जाता है। अब आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।